हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की एक नई वीडियो में जिसका टाइटल है पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में समन्वयवादी संप्रदाय की मान्यताएं। यानी यहाँ पे हम दो देशों के बीच में या पूरा अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश हैं हमारे वर्ल्ड में, उन सभी के बीच पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किस तरह से होगा, इसके ऊपर निर्णय किए गए हैं। कुछ क्या क्या उसमें चीज़ें जो ऐड की जाती है वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जब भी कभी हम किसी दूसरी भाषा के शब्दों को या दूसरी भाषा को ही सीखना शुरू करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो एक तकनीकी रूप से हमारे पल्ले नहीं पड़ते हैं, उनको हम टफ लैंग्वेज में मानते हैं। जैसे कि अभी आपको भी अपनी किताबों से यही प्रॉब्लम आती है कि आप उन शब्दों को याद नहीं कर पाते हो, उनको ऐसे का ऐसा नहीं लिख पाते हो। तो उन शब्दों को हम यहाँ पे सरल करके लिखते हैं ताकि आपको वो चीज़ आसानी से समझ आ जाए। यही बात यहाँ पे है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में। समन्वयवादी का मतलब है कि जो संतुलन बनाना चाहता है, दो भाषाओं के शब्दों के अंदर संतुलन बनाना चाहता है, उनके लिए ये निर्णय किए गए हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में समन्वयवादी संप्रदाय की मान्यताएं क्या थी, यानी कि उनका मानना क्या था कि भी किस तरह से हम इसको अपनी भाषा में ले। यह एक ऐसी विचारधारा है, कौन सी? समन्वयवादी संप्रदाय की, समन्वयवादी यानी संतुलन वाले संप्रदाय की विचारधारा या मान्यता। इसके बारे में कि ऐसी विचारधारा है जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का समन्वय लिख सकते हो, या आप यहाँ पे दूसरा शब्द भी मैंने लिखा है, संतुलन लिख सकते हो। तो संतुलन स्थापित करने का, यानी कि दो लैंग्वेजेस के अंदर टेक्निकल वर्ड्स के बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे किसने किया प्रयास, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत सरकार ने 1961 में देश के भाषाविदों, यानी जितने भी लिंग्विस्टिक हैं, जितने भी विद्वान थिंकर यहाँ पे जो बुद्धिस्ट हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं, इनकी सहायता से एक रूपरेखा बनाई। यानी कि एक छोटा सा जो है डाटा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि पारिभाषिक जो शब्दावली है इसके निर्माण के लिए शब्दों का निर्धारण किया जाए कि किस तरह के शब्दों को इसमें लिया जाए। इसमें निर्णय किया गया कि भारतीय भाषाओं में विदेशी शब्दों को किस तरह तक ग्रहण किया जा सकता है। यानी जो हमारी भाषा है, हमारी भाषा में पहले कितने थे? 11 स्वर थे, अब 13 हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि इसमें अयोग हुआ और आगत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप शब्दों पे कई बार आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कागज लिख रही हूँ, कागज, ज के नीचे नुक्ता है, तो ये हमारी भाषा का नहीं है, ये हमने दूसरी भाषा से ग्रहण किया है। इसी तरह से जैसे ये शब्द है, जैसे हम क्या लिखते हैं? कॉपी लिखते हैं, कॉपी, अर्धचंद्र, ये भी दूसरी भाषा का शब्द है। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं, इनको हम बोलते हैं आगत शब्द है, दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने भी कहा कि भारतीय भाषाओं में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में ले सकते हैं। अब जैसे स्वर कितने थे? 11 हैं, अब 13 हो गए हैं। इन्हीं की वजह से हुए हैं कि हमने इनको भी ले लिया। मैं मोस्टली शब्दों में इनका यूज होता ही है। अब यहाँ पे बात है आगे, संस्कृत को आधार बनाकर शब्दावली का निर्माण कहाँ तक किया जाए। यानी अब संस्कृत के आधार पर ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको हम डेवलप करके अपनी भाषा में ले सकते हैं, तथा सामान्य बोलचाल की भाषा में शास्त्रीय विषयों की शब्दावली कहाँ तक ग्रहण की जाए। सामान्य भाषा की बोलचाल भाषाएं बोल सकते हो आप, इनमें शास्त्रीय विषयों की शब्दावली कहाँ तक ग्रहण की जाए। यानी कि जितने साइंस हो गई है, एसएसटी है, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे मैथ्स है, इनमें इंटरनेशनल वर्ड्स को किस तरह से ग्रहण किया जाए, इन सभी पर चर्चा की गई है। अब वो चर्चा क्या है, यानी वो मान्यताएं क्या है, या वो रिकमेंडेशन, सिफारिशें आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। मान्यताएं यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप यहाँ पे अब बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल एक एक लाइन छोड़ के, कि किस तरह की मान्यताएं पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में एक समन्वयवादी संप्रदाय के द्वारा यहाँ पे एक्सेप्ट की गई है। पहली दोस्तों इसमें है मान्यता, शब्दों के अखिल भारतीय पर्याय संस्कृत धातुओं पर बनाए गए हैं। यानी शब्दों के अखिल भारतीय पर्यायवाची, एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में, लैंग्वेजेस में, उनको मोस्टली किसके ऊपर यूज किया गया? संस्कृत की धातुओं पर बने हुए। धातुएं कौन सी होती हैं? जैसे पट है, वध है, इस तरह से ये धातुएं होती हैं, इन पर बनाए गए हैं।
अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है मान लीजिए उसको हम ऐसे कैसे रहने देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कॉपी को, टेक्स्ट बुक भी होती है, कॉपी होती है, कॉपी को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, लेखिका बोलते हैं, जैसे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉपी को हिंदी में। जिस तरह से हम यहाँ पे कॉपी को क्या लिखते हैं, अभ्यास पुस्तक लिखते हैं हिंदी में, लेकिन हमने कॉपी को ही एक्सेप्ट कर लिया है अपनी जो हमारी भाषा में। ओके, इसका देवनागरीकरण किया जाए, शब्दावली जो है विदेशी शब्दावली है उसका देवनागरीकरण किया जाए, यानी उसको अपनी भाषा में हम लाकर उसको अपनी लिपि के अकॉर्डिंग उसको लिखें। फोर्थ पॉइंट इसमें है जन सामान्य के प्रयोग में आने वाले शब्दों को स्वीकार किया जाए, जैसे कॉपी हो गया, कप हो गया, बाल्टी है। इस तरह से हम इन शब्दों को जो दूसरी उस लैंग्वेजेस से आई हैं, जैसे गाड़ी है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप लिखोगे कंक्लूजन। इस प्रकार स्पष्ट है कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में स्वतंत्रता के बाद से ही अनेक संप्रदाय, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तथा समन्वयवादी संप्रदाय सक्रिय रहे हैं, एक्टिव रहे हैं। किस तरह से वो लैंग्वेजेस को, क्योंकि जो आज़ादी के टाइम तक तो हमारे देश में बहुत सारे यूरोपीय जो वासी हैं, यूरोपीय वासी वो यहाँ पे बस गए थे, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस थी जो हमें समझने के लिए अपनी भाषा में लेनी जरूरी थी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संप्रदायों में एक जिद्दी दृष्टिकोण देखा गया। जिद्दी दृष्टिकोण का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो एक रास्ता ढूंढ रहे थे कि किस तरह से हम सभी जो है दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा में लेकर उनको समझ पाएं और जिससे समन्वयवादी विचारधारा का निर्माण कर सके। तो ये सारी मान्यताएं मैंने आपको बताई, अर्थ बताया है। पारिभाषिक शब्दावली को आप मुश्किल न समझे, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको हम टेक्निकल वर्ड्स भी बोलते हैं, जो कि हम दूसरी भाषाओं से लेते हैं, उनको ऐसे कैसा ही लिखते हैं, उनमें जो है हेर फेर नहीं करते हैं।